मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट एवं सी टेट प्राइमरी लेवल के परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित गणित विषय के प्रश्नों एवं पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के हल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसे आप निरंतर देखते रहें। आज मैं आपको यूपी टेट प्राइमरी लेवल 27 फरवरी 2014 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके गणित विषय के प्रश्न पत्र का शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत करूंगा। निश्चित रूप से यह आपके लिए पूर्णतया लाभदायक होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, या केवल एक परिमेय संख्या होती है, या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस प्रश्न में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में पूछी गई है। जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान है। यहाँ पर 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो महत्तम समापवर्तक यदि हम भाग विधि से निकालें तो सबसे बड़ी संख्या 117 है। इसमें हम 65 से डिवाइड करते हैं, यह एक बार जाएगा और यहाँ पर 52 रिमाइंडर बचेगा। यदि बड़ी संख्या को ये छोटी संख्या 65 काट देती तो 65 ही इसका महत्तम समापवर्तक होता। यदि यह 65 जो डिवाइजर के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर यह इस संख्या को नहीं काट पाता है तो इसमें शेष अगर बचता है तो हम क्या करते हैं कि इस शेष से फिर इस संख्या को काटते हैं। तो 52 चूंकि शेष बच गया, इसलिए 52 ये चाहता है कि अब हम 65 को काटें। अगर यह 52 65 को काट देता है तो इसका महत्तम समापवर्तक 52 होगा। अब हम 65 को 52 से काटते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा और इसमें 13 रिमाइंडर बचेगा। 52 इस 65 को पूर्णतया नहीं काट पाया, इसलिए अब ये जो 13 है इससे हम 52 को काटेंगे। 13 चौके 52 और ये कट गया। 13 से ये संख्या कट गई तो इसका मैस 13 होगा। अब 65 m-117 इज इक्वल टू 13, तो 65 m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117 और ये हो जाएगा 130 के, और m बराबर 130 बटे 65, ये दो बार में कटेगा और ये आ जाएगा 2, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 5/19 एक संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम अगर ये प्लस में है तो सेम टू सेम इसी का -5/19 ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा।
अब इन दोनों का गुणनफल निकाला जाएगा, तो आ जाएगा 25 बाई 19 में 19 का गुणा करेंगे तो 361 आ जाएगा। अब इस गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ पे माइनस भी होगा। गुणनफल का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा ऐसी संख्या जिसमें इस संख्या का गुणा करने पर 1 आ जाए, तो ये संख्या होगी -361 डिवाइडेड बाई 25। यानी इसको उलट देते हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा और ये होगा -361/25 और इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53। अगर हम 5.47 इज इक्वल टू ए मान लें और 4.53 इज इक्वल टू बी मान लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 0.94। ये बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.94। अब ए प्लस बी 5.47 प्लस 4.53 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 5.47 माइनस 4.53 डिवाइडेड बाई 0.94। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा ये 10.0 इंटू 5.47 में से जब हम 4.53 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.94 डिवाइडेड बाई 0.94 और ये कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 10 और इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपये हो तो सी की आय क्या होगी? इसमें ए की आय, बी की आय और सी की आय। ए की आय बी पर निर्भर है और बी की आय सी पर निर्भर है, सी की आय किसी पर निर्भर नहीं है, तो इसलिए हम सी की आय मान लेंगे 100 रुपये है। बी की आय इस सी के आय का 30% है, यानी 100 का 30% 30 रुपये हुआ, तो बी की आय 30 रुपया हो जाएगा। और ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की आय जो होगी, ए की आय यह बराबर होगा 30 प्लस 30 का 20%। ये जीरो इस जीरो से कटेगा, ये जीरो इस जीरो से कटेगा, 6 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे और 36 रुपया ए की आय होगी। 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। और ए बी सी की आय में जो अनुपात है वो 18 अनुपात 15 अनुपात 50 की। अनुपाती योग इसका होगा 18 प्लस 15 प्लस 50, ये बराबर हो जाएगा 83 के। और सी की आय
बराबर होगा 50/83 गुणे 74,700। 83 को हम 9 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 3 27 के साथ, 9 8 72 2 74, 2 जीरो, और ये हो जाएगा 9 25 45, 45,000 रुपए सी की आय होगी और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई है। झील का आयतन बराबर हो जाएगा, लंबाई है 40 मीटर गुणे चौड़ाई इसका जो है 10 मीटर है, और इसकी गहराई अगर हम h मान लें तो झील का आयतन हो जाएगा। और इस झील में 1200 घन मीटर पानी आता है, यानी झील का आयतन भी 1200 घन मीटर होगा। ये बराबर हो जाएगा 1200 और h बराबर हो जाएगा 1200/40 गुणे 10। ये 0 इस 0 से कटेगा, ये 0 इस 0 से कटेगा, 4 तिहाई 12 और ये आएगा 3 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अगर इसका केंद्र वो हो, विकर्ण हो जाएंगे ए सी और बी डी के, और किसी भी समचतुर्भुज में उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये यहाँ पर ये जो O पॉइंट है ये OC बराबर OA होगा और OB बराबर OD होगा। OA बराबर होगा हाफ AC के और OB बराबर हाफ BD के। चूंकि ये BOA 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा OA बराबर है हाफ AC के, तो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, 1/4 अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, या 4 से हम भी इस स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें x और y के मान क्रमशः बताए जाने हैं। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये अपोजिट एंगल्स, ये आपस में बराबर होते हैं, इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो ये इस तरह से, ये अगर ये 80 है, DCE अगर 80 डिग्री है तो ACB जो है, ये जो Y है ये भी 80 डिग्री होगा।
अब त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि एक 50 है, दूसरा 80 है, तीसरा कोण निकालना है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 50 के, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, और x इज इक्वल टू 50 डिग्री और y इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय होगा। एक एलिवेटर ये है, यहां से ये बी जो जमीन है, एलिवेटर को ए से सी तक जाने में 10 मीटर दूरी तय करनी होती है, और जमीन के नीचे अगर कोई बिंदु डी हो तो जमीन के नीचे कुल 350 मीटर जाना होगा। ये दिया हुआ है। कुल दूरी बराबर है 10 मीटर प्लस 350 मीटर, 360 मीटर होगा, और चाल बराबर दिया हुआ है 6 मीटर प्रति मिनट। चाल बराबर दूरी बटे समय। या समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हो जाएगा 360 मीटर डिवाइडेड बाई चाल 6 मीटर प्रति मिनट है, 36 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर कोई दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। पहली संख्या दी हुई है 175 गुणे दूसरी संख्या, बराबर इसका महत्तम समापवर्तक है 35 इंटू लघुत्तम समापवर्त्य है 525। दूसरी संख्या बराबर होगा 35 गुणे 525 बटे 175। 25 से काटा जाएगा, 25 सते 175, 25 दूनी 50, 2 शेष बचेगा, 5 उतर जाएगा, 25 होगा, एक बार जाएगा। 7 से हम 35 को काट देंगे, 7 बचे 35, 21 में 5 से गुणा करेंगे, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 105 आएगा। दूसरी संख्या 105 होगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपया 2,600 हो जाता है तो वह राशि होगी। 5% वार्षिक साधारण ब्याज है, 1 साल का ब्याज 5 रुपया है, तो 6 वर्षों का ब्याज 30 रुपया हो जाएगा। यदि मूलधन बराबर 100 रुपए हो तो 6 वर्ष बाद इसका जो मिश्रधन होगा वो 30 रुपया जुड़ जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। जब राशि 130 रुपए है तो मूलधन 100 रुपया है, और जब राशि जो है 2,600 हो जाएगी तो मूलधन क्या होगा, यही निकालना है। 100/130 गुणे 2,600, ये 0 इस 0 से कटेगा, 13 दूनी 26, 20 में 100 का गुणा करेंगे आएगा 2,000 रुपए होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति आवर। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ई बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, तब एंगल एफ ई बी का मान क्या होगा। ये एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ई बी सी का मध्य बिंदु है, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है, तो ए सी और एफ ई समांतर होंगे, और एंगल ए सी ई 60 डिग्री दिया हुआ है, ये इसकी समांतर रेखा है, इसका एकांतर कोण जो है एफ ई बी होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, और इसलिए इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 टू द पावर -1 -1 -1 -1 का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि ये टू द पावर m पावर n हो तो इसकी वैल्यू होती है a टू द पावर m इंटू n के। यहाँ पर 2 टू द पावर -1 -1 -1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -2 टू द पावर -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, और ये बराबर हो जाएगा -2 टू द पावर 1 हो जाएगा, और हो जाएगा -2, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए वर्ग मीटर, बी वर्ग मीटर तथा सी वर्ग मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। मान लीजिए कोई एक घनाभ है, इसकी 3 फलकें हैं जिसका क्षेत्रफल ए बी और सी है, और 3 संलग्न भुजाएं, ये भुजा अगर हम यल मान लें और इसे डी मान लें, और इस भुजा को अगर हम एच मान लें, तो एक तल का क्षेत्रफल, ये जिसका क्षेत्रफल ए है, ये हो जाएगा
L इंटू डी के बराबर A, D इंटू एच बराबर B के और L इंटू एच बराबर C के। इसमें एल डी और डी एच और एल एच का गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी सी के, या एल डी एच बराबर रूट ऑफ ए बी सी के, और एल डी एच यही घनाभ का आयतन होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 62532915A 6 से पूर्णतया विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। संख्या है 62532915A। यह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य है। 6 से पूर्णतया विभाज्य होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। तो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, तभी ये 6 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के लिए हम सभी अंकों को जोड़ते हैं और उसको 3 से भाग देते हैं। अगर वो अंकों का जोड़ 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 6 2 8 5 13 13 3 16 2 18 18 2 20 27 27 से 28 2 30 3 33 33 प्लस a डिवाइडेड बाई 3। यहां पर a की वैल्यू अगर हम 0 लें तो ये 33 हो जाएगा बाई 3, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि a की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो भी ये डिवाइड होगा, 36 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो भी ये 39 हो जाएगा। ये भी डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू अगर हम 9 लेते हैं तो ये 42 हो जाएगा, 42 बाई 3, और ये भी डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारे पास ये ऑप्शन है, a की वैल्यू हम 0 3 6 9 ले सकते हैं। 2 से कटने के लिए आवश्यक है कि अंतिम संख्या जो यहां पर a है ये 0 2 6 8 होना जरूरी है। इसमें से कोई अंक अगर है तो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहां पर 0 कट रहा है और 6 कट रहा है, बाकी ये 3 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अंक 2 से नहीं कटेंगे। लेकिन प्रश्न में दिया है कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा a का, तो a की वैल्यू 0 भी होगी 6 भी होगी। चूंकि इसमें सबसे बड़ा अंक 6 है इसलिए a की वैल्यू होगी 6, और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है, जिसमें एक न ही अभाज्य है न ही भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा,
7 होगा और 11 होगा। ये संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं और इनका योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 ये हो जाएगा। 3 2 5 5 5 10 7 17 और 17 और 11 28 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर रुपया 41 है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से रुपया 2 अधिक है, तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं? सपोज किया जाए जतिन के पास x रुपए हैं और प्रिया के पास y रुपए हैं, तो x + y = 41 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा इसमें शर्त है कि जतिन के पैसे का 1/4, जतिन का पैसा x है तो इसका 1/4 यानी x गुणे 1/4। प्रिया के पैसे y हैं, y गुणे 1/7। जतिन के पैसे का 1/4 ये x गुणे 1/4 हुआ। प्रिया के पैसे का 1/7 y गुणे 1/7 हुआ। लेकिन जतिन का यह धनराशि x गुणे 1/4 प्रिया के y गुणे 1/7 से 2 रुपया अधिक है। तो अगर प्रिया के इस धनराशि में हम 2 रुपया जोड़ दें तो दोनों की धनराशि बराबर हो जाएगी। अब ये हो जाएगा x/4 = y/7 + 2 होगा, या इसको हम बीजीय संख्याएं हैं x/4 - y/7 = 2 होगा। 7 चौक 28, 28 का हम 4 और 7 का एलसीएम 28 होगा, तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7 = 28 7x माइनस यहाँ हो जाएगा 4y = हो जाएगा, इसमें 28 में 2 से गुणा करेंगे, 2 × 8 = 16 × 6 2 दूनी 4 1 5 56 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब इस x + y = 41 है, y की वैल्यू निकालनी है हमें। x को हम लोप करेंगे तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। ये हो जाएगा 7x + 7y = 7 7 चौक 28 287 के, और इस समीकरण में हम 7x - 4y = 56 माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये होगा 11y = या y = 231 / 11। ये हो जाएगा 11 दूनी 22 11 1 1, y की वैल्यू 21 आएगी और इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हम मान लें तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr होता है 2 गुणे 22/7 गुणे 7 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल πr² होता है 22/7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 154 के। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगा और उसका क्षेत्रफल
154 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें अगर परिधि दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। परिधि 44 सेंटीमीटर ही है तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि दहाई का अंक हम x मान लें, इकाई का अंक y मान लें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 होगा। संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। इस संख्या 10x प्लस वाई में यदि 27 जोड़ा जाए तो अंकों के क्रम पलट जाते हैं, यानी ये हो जाएगा x प्लस 10y। अब इसके बीजीय अंक हम एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27, या 9 से हम डिवाइड कर दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा और 2x बराबर आ जाएगा 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 25, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। किस तरह से करते हैं? इसमें बारंबारता और टैली चिन्ह। बारंबारता 1 को टैली चिन्ह इस तरह से निरूपित करते हैं, 2 को इस तरह से, 3 को 3 लाइन हो जाएगा, 4 को 4, 5 6 को 7 को 8, 9 10 को इस तरह से निरूपित करते हैं। तो 5 को टैली चिन्ह से निरूपित करने के लिए इसका आंसर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। कुछ जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो 1 होता है। दोनों में केवल एक ऐसी संख्या होती है जो कॉमन होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? संख्या है 1715.271। इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, 7 के नीचे हम 7 लिखेंगे, बाकी दशमलव के पहले तक दशमलव तक 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 700, और दूसरे 7 की वैल्यू हो जाएगी 0.07 के, और इस 700 में से 0.07 माइनस किया जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 7 क्या 3, 9 9 9 699.93। करेक्ट ऑप्शन होगा डी।
भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? इससे स्पष्ट है कि छात्रों को ये जो भिन्नों के जोड़ के लिए लघुत्तम समापवर्ती के इनके हर डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो इनका योग एलसीएम के द्वारा एलसीएम लेकर के लघुत्तम समापवर्ती लेकर के किया जाता है। चूंकि इन्होंने 2 और 3 को सीधे जोड़कर 1/5 कर लिया, इससे स्पष्ट है कि इसमें बच्चों को लघुत्तम समापवर्त की धारणा से परिचित कराने की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। सबसे पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सबसे पहला कार्य ये है होता था। उसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग किया जाए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अमानक इकाइयां हैं जैसे किसी भी चीज को नापने के लिए आप अंगुल का प्रयोग किया जाए या हाथ का प्रयोग किया जाए या पैर से नापा जाए, तो ये अमानक इकाइयां हो जाएंगी। इसके बाद 2 होगा और उसके बाद मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग होता है 1, और लास्ट में मीटरी इकाइयों के बीच में संबंधों को समझते हैं यानी 4। तो इसका क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना जरूरी है और उसको कैसे लागू किया जाता है उसको लागू करना, उनमें आपस में संबंध स्थापित करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके परिवेश से जुड़ी चीजों को समझाते हुए उन्हें गणित के सूत्रों पर आना चाहिए। अगर उन्हें क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराया जा रहा है तो हथेली है, पत्ते, नोटबुक आदि की विभिन्न वस्तुओं की सहायता से विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए उन्हें बताया जाए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? एक वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पर वो है, ए बी एक जीवा है, ओ से ए बी पर एक लंब डाला गया है। किसी के वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक तो ये ए बी बिंदु सी पर 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। ये पूरा ए बी है तो ये ए सी की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये त्रिज्या ओ ए है, ये 13 सेंटीमीटर है। ओ सी ए बी पर लंब है, ये 90 डिग्री होगा और ये समकोण ओ सी ए एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के, यानी ओ सी का वर्ग निकाला जाए तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर 144 और ओ सी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए बराबर होता है डी स्क्वायर बाई 2 के, जहां पर डी जो है किसी वर्ग का विकर्ण है। यदि डी को दुगना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल ए डैश हो जाएगा, ए डैश बराबर 2D
का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर बाई 2k, और a डैश इज इक्वल टू 4 इंटू डी स्क्वायर बाई 2k, और ये d स्क्वायर बाई 2 बराबर होता है a के, तो ये बराबर हो जाएगा 4a, यानी इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को क्या समस्या है। तो इस तरह की समस्या आने पर यह क्लियर होता है कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, अर्थात इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।